आज के इस विश्लेषण में सीधे कुरुक्षेत्र युद्ध के 13वें दिन की एक बेहद दिलचस्प मिलिट्री आफ्टर एक्शन रिपोर्ट पर चर्चा करते हैं। यह सिर्फ कोई पुरानी पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि युद्ध की रणनीति, टैक्टिकल फेलियर्स और सामरिक भूलों का एक बहुत ही डीप और प्रैक्टिकल स्टडी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस टैक्टिकल ब्रेकडाउन में चलते हैं। आज के इस डीप डाइव में जिन मुख्य पॉइंट्स को हम कवर करने वाले हैं, उनमें शामिल हैं 13वें दिन का संकट, चक्रव्यूह का स्ट्रक्चर, वो अधूरा इन्फिल्ट्रेशन, युद्ध के नियमों का टूटना और अंत में इसके भयानक रणनीतिक परिणाम। तो सबसे पहले बात करते हैं उस दिन के उस बड़े संकट की जिसने इस पूरी घटना की नींव रखी। जरा उस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। पांडव सेना के सबसे बड़े एसेट यानी अर्जुन मेन बैटलफील्ड से काफी दूर थे और इसी मौके का फायदा उठाकर कौरव सेनापति द्रोणाचार्य ने एक ऐसा डिफेंस सिस्टम खड़ा कर दिया जिसने पूरी पांडव सेना को हिला के रख दिया। चक्रव्यूह, एक जटिल पहिए के आकार का और लगातार घूमने वाला मिलिट्री फॉर्मेशन। ये एक ऐसा डायनामिक और जानलेवा स्ट्रक्चर था जिसके सामने पांडव सेना बिल्कुल बेबस और हताश हो चुकी थी। और अब सोचिए, इस इतने बड़े खतरे को काउंटर करने की क्षमता किसमें बची थी? सिर्फ एक 16 साल के युवा योद्धा में, अभिमन्यु। इस पूरी सेना को बचाने और उस अभेद्य स्ट्रक्चर को तोड़ने का पूरा भार उस युवा के कंधों पर आ गया था। आखिर ये फॉर्मेशन इतना खतरनाक क्यों था? आइए इसकी बनावट और इसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इस चक्रव्यूह को भेदने के लिए कुछ बहुत ही प्रिसाइज और सीक्वेंशियल स्टेप्स की जरूरत होती है। ये कोई आम मिलिट्री लाइन नहीं थी, बल्कि एक भयंकर टैक्टिकल पजल थी। सबसे पहले बाहरी परतों को तोड़ना, फिर उस लगातार घूमते हुए भूल भुलैया के बीच से नेविगेट करना, सबसे सुरक्षित माने जाने वाले सेंटर तक पहुंचना और सबसे क्रिटिकल, वहां से बाहर निकलने का एक सॉलिड एक्सट्रैक्शन प्रोटोकॉल होना। लेकिन यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? इनकम्प्लीट इंटेलिजेंस। जब अभिमन्यु अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में थे, तब अर्जुन ने उन्हें सिर्फ इस फॉर्मेशन के अंदर जाने का रास्ता बताया था, पर बाहर निकलने की डिटेल आने से पहले ही उनकी मां सो गईं। मतलब टारगेट तक पहुंचने का प्लान तो था, लेकिन वापस आने की कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। ये एक मैसिव इंटेलिजेंस फेलियर था। खैर, अब सीधे एग्जीक्यूशन फेज पर आते हैं और देखते हैं कि ये इन्फिल्ट्रेशन असल में कैसे शुरू हुआ। अब जरा मिलिट्री प्लान और रियलिटी के बीच का ये भयानक अंतर देखिए। प्लान ये था कि अभिमन्यु बाहरी परत को ब्रीच करेगा और पूरी पांडव सेना उस गैप से उसके पीछे पीछे अंदर आएगी। पर रियलिटी क्या हुई? जैसे ही अभिमन्यु ने अंदर प्रवेश किया, कौरवों ने तुरंत एक काउंटर मैनूवर किया और उस रास्ते को पूरी तरह से सील कर दिया। एकदम से पूरा मूवमेंट ब्लॉक हो गया। इसका नतीजा क्या हुआ? एक फेटल टैक्टिकल एरर। निकास मार्ग खुला न रहने के कारण अभिमन्यु बिल्कुल अकेला दुश्मन के सबसे अंदर वाले घेरे के ठीक बीचों बीच फंस गया। एक ऐसी जगह जहां से ना कोई मदद आ सकती थी और ना ही पीछे हटा जा सकता था। ये किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन का वर्स्ट केस सिनेरियो होता है। और यहीं से कॉम्बैट रूल्स का पूरा ब्रेकडाउन शुरू होता है। आइए इस घेराबंदी के बाद हुए नियमों के उल्लंघन का विश्लेषण करते हैं। पूरी तरह से अलग थलग और घिरे होने के बावजूद अभिमन्यु का कॉम्बैट स्किल सच में हैरान करने वाला था। उस अकेले योद्धा ने हजारों दुश्मन सैनिकों को मार गिराया, कौरवों के बड़े बड़े कमांडर्स को हराया और यहां तक कि दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण जैसे हाई वैल्यू टारगेट को भी एलिमिनेट कर दिया। उसका काउंटर अटैक बेहद विनाशकारी था। जब कौरव जनरल्स ने अपनी सेना का इतना भारी नुकसान देखा, तो वो पूरी तरह घबरा गए और यहीं पर उन्होंने एक कैलकुलेटेड फैसला लिया। उन्होंने धर्मयुद्ध यानी फेयर कॉम्बैट के जो प्राचीन स्थापित नियम थे, उन्हें पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिया और इससे बैटलफील्ड पर एक भयंकर असिमेट्री यानी असमानता पैदा हो गई। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ 16 साल का अकेला योद्धा है और दूसरी तरफ द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा और दुर्योधन जैसे 7 सबसे अनुभवी वेटरन्स जो अब एक साथ मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड अटैक कर रहे थे। ये स्पष्ट रूप से युद्ध के नियमों का एक ब्रूटल वायलेशन था। अब इस स्टेप बाय स्टेप डिस्ट्रक्शन के सीक्वेंस पर गौर करें तो देखेंगे कि कैसे सिस्टमैटिक तरीके से अभिमन्यु के हथियारों और रिसोर्सेज को खत्म किया गया। पहले उसका रथ तोड़ा गया, धनुष काटा गया, घोड़े मारे गए, फिर वो जमीन पर उतरकर तलवार और ढाल से लड़ा। जब वो दोनों भी टूट गए तो उस निहत्थे युवा ने खुद को बचाने के लिए एक रथ का पहिया ही उठा लिया। ये रिसोर्स डिप्लीशन का एक बेहद क्रूर उदाहरण है। लगातार लड़ते हुए जब वो पूरी तरह थक चुका था, तब अंततः दुशासन के पुत्र ने पीछे से एक प्राणघातक प्रहार किया। पीछे से वार करना निष्पक्ष युद्ध के नियमों के बिल्कुल खिलाफ था और इस एक स्ट्राइक ने इस टैक्टिकल फसाव को पूरी तरह से एकतरफा वध में बदल दिया।
अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आते हैं। आइए देखते हैं कि इस एक सामरिक विफलता ने पूरे युद्ध के स्ट्रैटेजिक लैंडस्केप को कैसे बदल कर रख दिया। इस घटना का साइकोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट सच में मैसिव था। पांडव सेना पूरी तरह से सदमे में चली गई, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब अर्जुन को इस बात का पता चला। वो एक ऐसे खतरनाक क्रोध से भर उठे कि उन्होंने अगले दिन सूर्यास्त से पहले मौत का बदला लेने की अटल प्रतिज्ञा कर ली। इस एक प्रतिज्ञा ने पांडवों के अंदर एक नई आक्रामकता भर दी और युद्ध के मोमेंटम को बिल्कुल पलट कर रख दिया। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या कौरवों ने फेयर वॉर के रूल्स तोड़कर एक छोटी टैक्टिकल जीत तो हासिल कर ली, लेकिन बदले में अर्जुन को उस लेवल तक गुस्सा दिलाकर अपनी ही स्ट्रैटेजिक बर्बादी पर मुहर लगा दी थी? क्या अनैतिक तरीकों से मिली जीत कभी भी लंबे समय तक टिक सकती है? इन सवालों पर विचार कीजिएगा। आज के इस डीप डाइव में बस